राजस्थान की राजनीति में उदयपुर बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि बीजेपी की नजरें उस क्षेत्र पर टिकी हुई है। क्योंकि वहां से भारत आदिवासी पार्टी, जिन्हें आप राजकुमार रोत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी एक पूरा एक ग्रुप है और राजकुमार रोत उसके प्रमुख हैं। लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो राजकुमार रोत कुछ ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो काफी ज्यादा ब्रॉड है, या फिर ये कहें कि काफी ज्यादा बड़े हैं, चाहे वो भील प्रदेश की मांग को लेकर के हो या फिर और कई मुद्दे हों। लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय आज का दिन है, सेंट्रल की ओर से किस्त है किसानों की जारी की गई है। वहीं स्टेट के अंदर उदयपुर बांसवाड़ा के अंदर ये जो क्षेत्र है वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और वहां पर राजस्थान के लिए किसान सम्मान निधि की किस्त है वो जारी की है। लेकिन इस बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उस क्षेत्र को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्यों चुना। सवाल एक नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब उसके लिए हम बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां गए। आदिवासियों को लेकर के लगातार इतनी बड़ी मांगे हैं, राजकुमार रोत क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि उस क्षेत्र के अंदर जब भी कोई मांग उठती है वो पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश के साथ में गुजरात, छत्तीसगढ़, ऐसे और भी कई राज्य हैं, महाराष्ट्र, उनको भी छूती हुई काफी ज्यादा इफेक्ट है वो करती है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां गए, क्या कारण है, तमाम बातों पर हम तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सौरभ, जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट के तौर पर कहे जाते हैं। सौरभ, अगर बात करें, क्योंकि शुरुआत हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही करेंगे, कि आखिर मुख्यमंत्री ने बाकी जगहों को छोड़ के, अपने गृह क्षेत्र को छोड़ के या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के उदयपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसी को क्यों चुना और वहीं से किसानों को जो किस्त है वो जारी क्यों? बिल्कुल रौनक जी, काफी दिलचस्प सवाल है और इसका काफी दिलचस्प जवाब भी है। ये जो किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज जारी की गई है सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा द्वारा, मैं इसको बोलूंगा ये योजना नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट 2028 के लिए, इन्वेस्टमेंट लोकसभा चुनाव के लिए, इन्वेस्टमेंट अगले विधानसभा चुनाव के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट है आने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए। अब आप देखिए, जिस क्षेत्र में भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद है और किस्त जारी कर रहे हैं और किसान को अपना हितैषी बता रहे हैं, वो जगह है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का अगर आप बुनियाद देखेंगे तो वो किसान प्रेरित क्षेत्र है। वहां किसान बड़ी संख्या में है, वहां आदिवासी जनता बड़ी संख्या में है, वहां बहुसंख्यक बड़ी संख्या में है, वहां जनजाति क्षेत्र है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा द्वारा अपने आप को किसान हितैषी दिखाने के लिए ये कदम उठाया गया है। राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें, सामाजिक दृष्टि से बात करें, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, वो तो योजना के अंतर्गत आपको पता ही है कि अगर किस्त जारी की जाती है तो किसान को आर्थिक संबल मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है, अपना जो किसानी क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए काफी ज्यादा आर्थिक तौर पर राहत मिलती है, ये कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये लाइव इसलिए किया जा रहा है कि इस मुद्दे के, इस किस्त के मायने क्या है, तो किस्त का मायना स्पष्ट रूप से ये है कि आने वाले आगामी जो पंचायती राज चुनाव है उस चुनाव में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किसानों को अपना प्रेमी दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सूबे की सरकार, भाजपा सरकार और सत्ताधीश आप लोगों के साथ है, हमारे साथ बने रहिए। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनके तमाम सारे मुद्दों का आपने जिक्र किया, भील प्रदेश का जिक्र किया, आदिवासी हिंदू नहीं है इस मुद्दे का जिक्र किया, तो ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हम सूबे की जो सरकार है वो आर्थिक तौर पे आपकी सहायता करने बैठी है। हम मुद्दा बना के आपके वोट बैंक जीतने के लिए नहीं बैठे, हम आर्थिक रूप से आपको संबल बनाने के लिए बैठे हैं। तो यही है। बीच में रोकना चाहूंगा, जिस तरह से आपने सुना कि सौरभ ने एक बात कही पंचायती राज चुनाव को लेकर के, क्योंकि प्रदेश में काफी समय से चर्चा थी कि कब आखिर पंचायती राज चुनाव होंगे। तो फिलहाल जितनी जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार पंचायती राज चुनाव है वो लगभग दिसंबर के आसपास होने हैं। तो उसको लेकर के प्रदेश की सरकार है, विपक्ष में है, तमाम लोकल पार्टियां हैं, उन दोनों ने सभी ने अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी है। चलिए, ये तो बेसिक जानकारी थी जो आपको जानने जरूरी है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव को लेकर के तमाम हमारे दर्शक हैं, तमाम लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर पंचायती राज चुनाव है वो कब होंगे। अब थोड़ा हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमने बात की भजनलाल शर्मा की वहां पे वो क्यों की। अब हम ये सोचते हैं कि ग्राउंड लेवल की अगर सिचुएशन को देखें कि किस्त तो वहां से जारी कर दी, तो ग्राउंड पे क्या ऐसी एक्टिविटी है बांसवाड़ा उदयपुर में, क्योंकि बांसवाड़ा में वहां पे भी किस्त को लेकर के एक पूरी सभा हुई है, सलूमबर के अंदर भी एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनका हुआ है।
जी बिल्कुल। जमीनी स्तर पे जैसा कि आप शुरुआत में भी कह चुके हैं, मैं काफी ज्यादा सक्रिय रहा हूं। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है। मैंने न सिर्फ वहां के विधानसभा चुनाव देखे, बल्कि विधानसभा उपचुनाव, पंचायत चुनाव, निगम चुनाव सब कवर किया। और उसके आधार पे मैं बुनियादी तौर पे आपको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भाजपा सरकार के खिलाफ, और न सिर्फ भाजपा सरकार के खिलाफ, अगर विपक्ष में कांग्रेस की भी सरकार हो, उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आता है। क्योंकि स्थानीय राजनीति जो सक्रियता है, वहां एक तीसरा धड़ा मौजूद है, मजबूत है। वो है भारत आदिवासी पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जो बहुत कम समय में उभरती है। बीटीपी के तौर पे इसकी शुरुआती पहचान होती है, और इसके बाद बहुत ही कम अंतराल में, बहुत ही कम समय अवधि में ये 4 विधायक और 1 सांसद दे देती है। ये एक ऐसी पार्टी है जो बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अपनाने में प्रमुखता के साथ मजबूत दावेदारी ठोकती है। अब आप बात कर रहे थे कि इसका फर्क क्या पड़ेगा, तो प्रभाव ये पड़ता है कि आप भले ही आर्थिक रूप से किसान को हितैषी बनाने का अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के हाथ में कुछ ऐसे मुद्दे मौजूद हैं जो कहीं न कहीं आदिवासी वर्ग को, और उसमें भी आदिवासी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। आपने एक बात बोली कि आदिवासी ये जो पार्टी है वो आदिवासी को मजबूत कर रही है, 4 विधायक सांसद उन्होंने दिया है। लेकिन हाल ही में आपको ये भी अंदाजा होगा कि वहां पर एक पार्टी और है जो इसी नाम को लेकर के और लगभग यही सिंबल को लेकर के सोशल मीडिया पे अपना प्रचार प्रसार है वो कर रही है, और ये कह रही है कि हम भी आदिवासियों के समर्थन के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ही चर्चा होती है कि इस पार्टी को बीजेपी ने फंड देकर खड़ा किया है। जी बिल्कुल। ये जो इसकी शुरुआत है वो होती है विधानसभा उपचुनाव से। 84 का उपचुनाव था। इससे पहले जब सांसद का चुनाव हुआ था, राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पे वहां जब मैदान में उतरते हैं, तो उनके सामने एक ऐसी शख्सियत को उतारा जाता है जो दिखने में राजकुमार रोत थे, जिनका नाम राजकुमार रोत था, और कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी थी वो भी भारत आदिवासी पार्टी या बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी से मिलती जुलती पार्टी थी। तो ऐसे में होता यह है कि पूरी तरीके से एक प्रॉक्सी उम्मीदवार उतारा जाता है। लेकिन बीएपी की तरफ से यह दावा किया जाता है कि ये भाजपा का आदमी, भाजपा का एजेंट है, बी टीम है, बी प्लान है। लेकिन पुष्टि रूप से कहना कुछ भी अभी सही भी नहीं और जल्दबाजी भी होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि भाजपा द्वारा प्लान करके वो आदमी उतारा गया था, ताकि जो आदिवासी वर्ग है, और खासकर अशिक्षित जो उतने पढ़े लिखे आदिवासी वर्ग नहीं है, उनको भ्रमित करने के लिए, उनको स्पष्ट रूप से जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाए, इस जानकारी को पहुंचाने के लिए उस ऐसे व्यक्ति को उतारा जाता है जिसका नाम, चेहरा सब राजकुमार रोत से मिलता जुलता है। हालांकि इसके बावजूद सांसदी का चुनाव वो जीतते हैं, विधायकी का चुनाव वो 84 में जीत ही चुके थे, और इसके बावजूद मतलब तमाम तरह के राजनीतिक प्रयासों के बावजूद भारत आदिवासी पार्टी उस क्षेत्र में मजबूती से निकल के आती है, मजबूती से उभर के आती है, और उसके जो तमाम सारे मुद्दे हैं वो इतनी प्रखरता के साथ वो अपने स्पष्ट रूप से पेश करती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक केंद्र की पार्टी को, जिसका इतना मजबूत जनाधार है ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी, वो भी एक तरीके से सकपका जाती है कि किया क्या जाए इस पार्टी को हराने के लिए। जितना हम प्रयास कर रहे हैं ये पार्टी उतनी मजबूती से उभर के आ रही। तो इसका मतलब, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो युवा वर्ग है, युवा धड़ा है, जो काफी बड़ी संख्या में आदिवासी के अंदर समाहित है, वो बीएपी समर्थित है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़ी संख्या में युवा वोट बैंक है वो राजकुमार रोत के साथ, ये राजकुमार रोत सरीखे बीएपी नेताओं के साथ सम्मिलित है। तो इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं आप भले ही किसान को किश्त दे, आप कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियां अभी से शुरू कर दे, लेकिन आपको मेन टारगेट करना है, अगर चुनावी तौर पे बात की जाए तो युवाओं को, क्योंकि युवा वो जनाधार है जो बीएपी को अब तक जिता रहा है और आगे भी फतह वो करवाता रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा मैं सौरभ समझना चाहूँ कि क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है, वहाँ के युवा हैं, क्योंकि वहाँ की, जिस तरह हम पहले भी डिस्कशन करते रहे कि वहाँ का इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए स्टडी के लिए आपको काम चाहिए, उसके लिए वहाँ से युवा हैं वो बाहर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो युवा बाहर आके उनकी सोच बाकी, क्योंकि यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर बदलती है, या फिर वो वापस वहीं जाकर के वो ये सोचते हैं कि नहीं बाहर डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ पे नहीं है? काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। अब इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आप किस युवा की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि राजस्थान और खासकर दक्षिणी राजस्थान में जो युवा है वो 2 धड़ों में बटा हुआ है। पहला युवा वो है जो एक न्यूनतम स्तर की शिक्षा जिसके हाथ में है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, और वो बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है नौकरी के लिए। तो उसके अंदर वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि वो बाहर जाके समझे कि अच्छा असल दुनिया ऐसी होती है, हमें जो दिखाया जा रहा है वो भ्रामक है, वो भ्रम है एक तरीके से, और वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दे है जिसका हमको इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक युवा का धड़ा ऐसा है जो अशिक्षित है, वो छोटी सी छोटी नौकरी करने के लिए भी तैयार है, वो वेजेस पे, नरेगा पे भी काम करने को तैयार है। वो युवा जब बाहर निकलता है पलायन की दृष्टि से, तो उसे लगता है कि ठीक है यहाँ तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो घर है और मेरे जो हितैषी है वो अभी भी उस क्षेत्र में बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब चुनाव का दौर आता है तो उनको पैसा दे के बुलाया जाता है कि आप वापस लौटिए,
है। आप आइए, दिवाली में आइए, आप 15 दिन की छुट्टी लेके आइए और चुनाव जब तक कंप्लीट ना हो जाए आप तब लौटिए। तो ऐसे में जो अशिक्षित युवा वर्ग होता है वो भ्रमित हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी भारत आदिवासी पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी जिसका वो समर्थित है उसके समर्थन, उसके बहकावे में वो रुकता है और ठहरता है, और वो कहीं ना कहीं उस चुनावी मुद्दे का हिस्सा बनकर रह जाता है। लेकिन वही जैसे कि आप बात करें शिक्षित वर्ग की, तो वो समझता है कि विकास वो नहीं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर विकास वो होता तो जर्जर स्कूल की इमारतें हैं, पंजाब किसी राजस्थान ने खुद स्वयं इतनी स्टोरीज कवर की है कि जर्जर स्कूल की अवस्था है, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य इतना बदतर हो चुका है। ऐसे में इसको तो किसी तरीके से आप विकास की परिभाषा में तो सम्मिलित कर नहीं सकते। तो जो शिक्षित युवा है वो समझता है कि ये विकास नहीं, ये भ्रम है, और इस भ्रम को आधार बना के, चुनावी आधार बना के हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमको एक चुनावी मुद्दा बना के हमारा उपयोग करके, कल कोई दिल्ली में जाके बैठ रहा है तो कोई विधायकी की विधानसभा में जाके बैठ रहा है, तो हमको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। बस इतने सा अंतर है, एक बाल का अंतर है समझने में कि विकास कहाँ है और मुद्दे कहाँ है। क्योंकि इस बीच में एक विधायक ऐसे भी थे जो रिश्वत के मामले में उनको धरा गया था और काफी ज्यादा वो बवाल उस समय हुआ भी था। खैर अभी वो जेल के अंदर हैं और उस पर जो भी डिस्कशन होना चाहिए वो फिलहाल अभी थमा हुआ है। लेकिन अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि अपने ग्राउंड पे काम कर रहा है, तो बीजेपी को लेकर के या कांग्रेस को लेकर के वहां के लोग हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जब इस सभा का आयोजन अगर पहले किस्त को लेकर के 20वीं किस्त जो है किसान सम्मान निधि की उसको प्लांट करने के लिए उस जगह को चुना गया, तो उससे पहले भी काफी वर्कआउट है, होमवर्क है, वो किया गया होगा। तो क्या आप थोड़ा मुझे बता पाएंगे कि होमवर्क क्या था, क्यों क्या किया गया होगा, प्लस क्या ग्राउंड की रियलिटी है वहां पर बीजेपी कांग्रेस को लेकर के, वहां के जो लोकल लोग हैं वो क्या सोचते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि इसका जवाब दूं इससे पहले यह समझना जरूरी है कि जो दक्षिण राजस्थान है वो मुख्य तौर पे 70 और 30 की प्रतिशत में बटा हुआ है। 70% ऐसी जनसंख्या है जो जनजाति क्षेत्र के है, आदिवासी वर्ग से आते हैं, और 30% सामान्य या ओबीसी में काउंट होते हैं। अब मुख्य तौर पे होता यह है कि भारत आदिवासी पार्टी की जो बुनियाद है वो वही 70% है। वो जानती है कि अगर इस 70% का समर्थन हमें मिल गया तो हम संसद तो क्या, हम विधानसभा तो क्या, कहीं भी पहुंच सकते हैं। और बाकी जो 30% है वो लॉयल वोटर में काउंट होगा, वो भी किसके, भाजपा या कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में जो लॉयल वोटर है भाजपा और कांग्रेस का वो तो 30% है, लेकिन जो चुनावी फाइट है वो 70% में। 70% को आप कितना अपने अंदर में लेकर आ पाते हैं, ये चुनावी मुद्दा है। अब होमवर्क ये होता है, होमवर्क का आपने जिक्र किया, होमवर्क ये किया जाता है कि किस तरीके से आदिवासी वर्ग को हमारे अंदर, हमारे वोट बैंक में शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि भारत आदिवासी पार्टी हमेशा से अपने विजन में रही थी, वो अभी अभी की पार्टी है। 5-10 साल आप उसका इतिहास उठा के देख लो, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर कि आप वो कितना समय हुआ उस पार्टी को आए हुए। लेकिन इससे पहले वो भाजपा और कांग्रेस भी भरोसा करती थी। अभी चाहे ये लोग कितना भी होमवर्क करें, लेकिन जो आदिवासी युवा वर्ग है उसके अंदर एक चीज जो घुस गई है वो ये है कि इन पार्टियों ने हमारा शोषण किया है, हमको प्रताड़ित किया है, और लिहाजा हमको इतना प्रताड़ना झेलना पड़ा है, जिसकी वजह से भारत आदिवासी पार्टी हमारे लिए एक आखिरी चुनावी ऑप्शन है, और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये उनका पूरा होमवर्क है, और कितना भी होमवर्क आप कर लो, लेकिन जब तक आप युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, चाहे वो रोजगार से करिए, चाहे बीजेपी जिस तरीके से मुद्दे ला रही है, आदिवासी हिंदू नहीं है या भील प्रदेश, इस तरीके से तरीके मुद्दों का उपयोग कीजिए। जब तक आप इन एग्रेसिव मुद्दों को आप चुनावी अपने फरमान में नहीं लेकर आएंगे, तब तक युवा वर्ग आप तक जुड़ने वाला नहीं है। आपने बात है कि आदिवासी हिंदू ने अगर इसको बीजेपी उठाएगी मुद्दे को, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो उनके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाएगा? बिल्कुल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाएगा, और यही वजह है कि जब भी ये मुद्दा उठता है तो सबसे पहली पार्टी जो फहरिस्त में होती है वो होती है बीजेपी, जो कहती है कि ये पूरा गलत है। बीजेपी के नेता पंजाब केसरी के ही इंटरव्यू में ऐसे इतने गंभीर आरोप लगा चुके हैं, ये तक कह चुके हैं कि बीजेपी के जो नेता है राजकुमार रोत या बंशीलाल कटारा भाजपा के नेता है, या फिर कांतिभाई आदिवासी, तो इस तरीके के नेता है वो ये आरोप लगा चुके हैं ये तो विदेशी एजेंट है, इनको विदेश से फंडिंग मिलती है, इनको चाइना से फंडिंग आती है, इनको फलाना जगह से फंडिंग आती है, और इस फंडिंग के आधार पर ये लोग कन्वर्शन का काम कर रहे हैं। मतलब धर्मांतरण से लगा के विदेशी एजेंट तक जितने गंभीर आरोप बीजेपी इन पर लगाती है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि क्या आलम होगा सियासी या स्थानीय राजनीति का कि इतने गंभीर आरोपों को भी लगाया जा रहा है, और इस राजनीति को आधार बना के, बुनियाद बना के चुनावी तारीखें जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है एक तरीके से। चलो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वहां की जानकारी, ग्राउंड की रिपोर्ट है वो आप देने का। लेकिन हाँ, जिस तरह से देखा जाए तो प्रदेश की जो राजनीति है और स्पेशली दक्षिण राजस्थान की जो राजनीति है उसमें काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण रोल है वहां की युवा है वो निभाते हैं, और वहां की पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा ये बताती है कि आखिर कैसे आपको युवाओं को या फिर वहां के लोकल लोगों को टैकल करके अपनी नई जीत को है लेकर के आगे बढ़ना है। खैर
दक्षिण राजस्थान पर और भी नई स्टोरीज है, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन हाँ, साथ में राजस्थान की राजनीति को लेकर की क्या चर्चा चल रही है, पंचायती राज चुनाव को लेकर के किस तरीके से आगे की रणनीति सभी पार्टियां हैं, लोकल चाहे राष्ट्रीय हो, कैसे तय करेंगी, इस पर भी लगातार हम आपके लिए अपडेट है वो लेकर आते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।